मैं डॉक्टर दीपक सिंह, एलाइड साइंस स्पेशलिस्ट। आज हम लोग टॉपिक डील कर रहे हैं फैट मेटाबॉलिज्म या लिपिड मेटाबॉलिज्म। अब सबसे पहली बात कि फैट क्या होता है और इसका हमारे बॉडी में क्या यूटिलाइजेशन होती है। मेटाबॉलिज्म का मतलब हम जानते हैं एनाबॉलिज्म प्लस कैटाबॉलिज्म दोनों होता है। एनाबॉलिज्म का मतलब होता है फैट से कुछ ऐसे कोई अच्छे प्रोडक्ट बनते होंगे या जो यूनिट सब्सटेंस आ रही है उससे हायर यूनिट कुछ बनते होंगे। कैटाबॉलिज्म का मतलब होता होगा कि फैट से कुछ ऐसा जो वेस्ट प्रोडक्ट या फिर स्मॉलर यूनिट सब्सटेंस कुछ बनते होंगे। ये दोनों प्रोसेस हमारे बॉडी में होती है, एनाबॉलिज्म प्लस कैटाबॉलिज्म। इसी को बोलते हैं लोग मेटाबॉलिज्म। यानी वह फैट से भी फैट का हमारे बॉडी में कैसे कैसे रिएक्शन होता है, कैसे उसका प्रोसेस होती है हमारे बॉडी में, इसके बारे में थोड़ा हम जिक्र कर रहे हैं। पहली बात है, इसको जानने से पहले हमको यह जानना होगा कि फैट किसको बोलते हैं। फैट एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस है, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है जो कि कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बना हुआ है। नंबर 2 बात है कि हम जैसे पहले हम कार्बोहाइड्रेट पढ़ चुके हैं, ग्लूकोज के जैसा फैट में ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बहुत कम होता है। ग्लूकोज में ऑक्सीजन मॉलिक्यूल हर कार्बन पे होता है ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, लेकिन इसमें हर कार्बन पे ऑक्सीजन मॉलिक्यूल नहीं होती है, बहुत कम ऑक्सीजन होती है। इसी कारण से इसको ऑक्सीडाइज करने के लिए हमारे बॉडी में ऑक्सीजन की आवश्यकता बहुत ज़्यादा होती है। नंबर 2 बात है, कैसे होते हैं उसके बारे में फिर समझा देते हैं। तो ये जो फैट है, हम लोग जो फैट लेते हैं डाइट में, जो भी डाइट लेते हैं उस डाइट में हम जो फैट खाते हैं उसमें अगर हम प्लांट सोर्स अगर खाते हैं, अगर बाय द वे, तो प्लांट सोर्स में हम लोग लेते हैं ट्राइग्लिसराइड, ओनली ट्राइग्लिसराइड खाते हैं। अगर हम एनिमल डाइट लेते हैं सपोज दैट, उसमें हम ट्राइग्लिसराइड के साथ साथ उसमें हम फॉस्फोलिपिड भी खाते हैं उसमें, और प्लस कोलेस्ट्रॉल भी यूज करते हैं, है ना। ये सब यूज होता है। बात हम लोग चल रहे हैं, हम लोग चलेंगे मेनली ट्राइग्लिसराइड की बातें चलेंगे। तो प्लांट में जो ट्राइग्लिसराइड होती है, अभी ट्राइग्लिसराइड क्या होती है वो जरा सा देख लेते हैं। जैसे एक ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल होती है, ग्लिसरॉल जो होती है अल्कोहल कंटेनिंग 3 कार्बन कंपाउंड का होता है, उसको हम लोग ग्लिसरॉल बोलते हैं। तो ये ग्लिसरॉल जो होती है, ग्लिसरॉल में 3 कार्बन होती है और तीनों पे एक एक अल्कोहल मौजूद होते हैं, तो इसको हम बोलते हैं ग्लिसरॉल, है ना। अल्कोहल कंटेनिंग सब्सटेंस है ये। इसमें होता है लगा हुआ ईस्टर बॉन्ड से, यहाँ पर तीनों कार्बन में ईस्टर बॉन्ड होते हैं, और इसमें जो लॉन्ग चेन का फैटी एसिड होती है, यहाँ भी फैटी एसिड होती है। एक ग्लिसरॉल में 3 फैटी एसिड यहाँ पर जुड़े हुए होते हैं, और एक ग्लिसरॉल के साथ 3 फैटी एसिड होता है, और तीनों ईस्टर बॉन्ड से जुड़े होते हैं, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं ट्राइग्लिसराइड कहते हैं। अगला बात हम लोग ये समझना है, एक फैटी एसिड जो होती है यह 16 कार्बन, 18 कार्बन या 20 कार्बन से ये मिलकर के लंबे चेन से बना होता है। अभी कैसे बने होते हैं, जैसे हम इसमें बहुत ज़्यादा हम हाइड्रोजन बॉन्ड को तो नहीं बता रहे हैं। जैसे कार्बन है CH3, CH2, 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 लास्ट में मान लीजिए जैसे हम 18 नंबर की बात करते हैं, तो अगर 17 कार्बन CH2, CH3, CH2, CH2, CH2 होंगे, और लास्ट कार्बन पे होंगे COOH, है ना। तो इस तरह से क्या होंगे, ये जुड़े हुए कैसे होंगे, हम एक की बात बताते हैं। जैसे यहाँ पे होंगे COOH, है ना, या इधर से ईस्टर बॉन्ड है, हम इधर से जोड़ देते हैं सीधा, यहाँ से डायरेक्ट में जोड़ते हैं इसको, यहाँ से CO, है ना, और यहाँ से क्या होंगे, यहाँ ईस्टर बॉन्ड जुड़ गया है CO करके, और यहाँ पे होंगे देखो CH2, 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 CH3, ऐसे 17 को जो होंगे ना, 17 को, वो 17 होंगे सीधे
इस तरह से जुड़ेंगे हाइड्रोकार्बन जिसको बोलते हैं, है ना। टोटल 18 कार्बन हो गए, तो अगर 20 कार्बन होंगे तो 19 को ऐसे होंगे। तो इस तरह से जो हाइड्रोकार्बन जो बॉन्ड होते हैं, हाइड्रोकार्बन के चेन, सेम जो फैटी एसिड यहाँ होंगे 18 कार्बन का, तो 18 कार्बन के यहाँ होंगे, 18 कार्बन के यहाँ होंगे। जैसे 18 कार्बन एराकिडोनिक एसिड बोलते हैं, एराकिडोनिक एसिड, एराकिडोनिक एसिड। 16 कार्बन होंगे पाल्मिटिक एसिड, पाल्मिटिक एसिड, पाल्मिटिक एसिड। यानी एक ग्लिसरॉल पे तीनों सेम जैसा होता है। ऐसा नहीं कि एक पे हो जाएंगे पाल्मिटिक एसिड, एक पे एराकिडोनिक एसिड, एक पे ओलिक एसिड, ऐसा नहीं होती है। अगर ओलिक एसिड होंगे तो तीनों पे ओलिक एसिड होंगे, एराकिडोनिक एसिड होंगे तो तीनों पे एराकिडोनिक एसिड होंगे, पाल्मिटिक एसिड होंगे तो तीनों पाल्मिटिक एसिड होंगे। ये तीनों पे एक जैसे ही हाइड्रोकार्बन मिलते हैं। अब ये जो हाइड्रोकार्बन होते हैं यह या तो सिंगल बॉन्ड के होंगे या डबल बॉन्ड के होंगे। कार्बन कार्बन के बीच में, कार्बन और कार्बन के बीच में अगर सिंगल बॉन्ड होंगे तब इसको हम बोलेंगे क्या, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहते हैं हम लोग इसको। कार्बन कार्बन के बीच में अगर सिंगल बॉन्ड होंगे तो क्या बोलेंगे, सिंगल बॉन्ड होंगे तो बोलेंगे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहेंगे। और अगर कार्बन कार्बन के बीच में अगर डबल बॉन्ड हो जाएंगे या ट्रिपल बॉन्ड हो जाएंगे तब इसको हम बोलते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहेंगे। तो जिस फैटी एसिड में सिर्फ सिंगल बॉन्ड होते हैं उसको बोलते हैं सैचुरेटेड फैटी एसिड बोलते हैं। और जिस फैटी एसिड में डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड हो जाएंगे, जैसे कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड हो जाएंगे, कभी कभी डबल बॉन्ड के दो को मिलते हैं, तीन को मिलते हैं, चार मिलते हैं, ट्रिपल बॉन्ड मिलेंगे। तो जब कार्बन कार्बन के बीच में डबल या ट्रिपल बॉन्ड हो जाता है तो उसको हम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या बोले हैं, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड बोलते हैं। यानी फैटी एसिड हम लोग के फैटी एसिड दो तरह के मिलेंगे, सैचुरेटेड फैटी एसिड, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। देखिए जो सैचुरेटेड फैटी एसिड होते हैं, सैचुरेटेड फैटी एसिड, अब यहाँ पर बात कर लेते हैं, साथ से चलाते हैं हम लोग। तो प्लांट में एक मिलता है ग्लिसरॉल, दूसरा मिला आपको फैटी एसिड। इसमें भी एनिमल में भी क्या मिलेंगे, फैटी एसिड, और दूसरा मिलेंगे ग्लिसरॉल। यानी कि ग्लिसरॉल फैटी एसिड मिलकर ट्राइग्लिसराइड बनता है। तो प्लांट वाला जो फैटी एसिड होता है ये अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होता है, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। और जो एनिमल वाले जो फैटी एसिड होते हैं यह होता है सैचुरेटेड फैटी एसिड, सैचुरेटेड फैटी एसिड। तो जो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड और सैचुरेटेड में अंतर क्या हो गया कि अनसैचुरेटेड फैटी एसिड में डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होते हैं, और सैचुरेटेड फैटी एसिड में क्या होता है कि सिर्फ सिंगल बॉन्ड होते हैं। तो डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड अगर बाय द वे जिस फैट में होता है, सबसे पहला कैरेक्टर बताते जा रहे हैं, अंतर समझते जाना है हमको कि प्लांट वाला में क्या हो गई अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, और एनिमल मिलता है सैचुरेटेड फैटी एसिड। तो प्लांट फैट को खाने से क्या होता है, पहले तो प्लांट फैट में क्या होता है कि स्टिकी नेचर नहीं होता है, इसमें नॉन स्टिकी होती है, और इसमें क्या होता है स्टिकी होती है। इसका जो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होती है इसका डेंसिटी लो होता है, इसका डेंसिटी जो होती है बहुत हाई होता है। इसमें जो होता है वह स्टिकनेस जो डिपोजिशन नेचर नहीं होती है इसमें डिपोजिशन बहुत ज़्यादा होता है इसमें, है ना। तो इसलिए क्या होता है कि जो प्लांट फैट होता है ना ये बेनिफिट होता है, यानी कि अनसैचुरेटेड फैटी एसिड जो होता है वो सही होता है। और दूसरी बात है कि अनसैचुरेटेड फैटी एसिड कभी वो क्लॉट ये कोगुलेट नहीं होती है, ये हर टेम्परेचर पे जो होती है ना एक जैसा वो होता है, लिक्विड में रहता है, एक्सेप्ट में कोकोनट के बारे में। कोकोनट ऑयल को छोड़ करके बाकी जितने भी ऑयल होते हैं प्लांट के वो सब का सब हर टेम्परेचर पे वो लिक्विड ही होते हैं। जो कि एनिमल फैट जो होती है सैचुरेटेड होने के कारण सैचुरेटेड होने के कारण 60 डिग्री टेम्परेचर से जैसे बिलो होती है यह क्या होता है सॉलिडिफिकेशन होने लगती है, कोगुलेशन जैसा हो जाता है, सॉलिडिफिकेशन बोलते हैं उसको हम लोग, कोगुलेशन जैसा होने सॉलिडिफिकेशन बन जाता है उसमें। तो इस तरह से क्या होता है कि हम लोग के बॉडी, यह तो फैट की बात हो गई। आगे कहानी ये हम लोग देख चुके हैं, इसके डाइजेशन ऑब्जर्प्शन में देख चुके हैं कि इसका डाइजेशन कैसे होती है। तो इसके डाइजेशन का 4 जगह डाइजेशन होती है, माउथ में लिंगुअल लाइपेज से बहुत कम डाइजेशन होता है, स्टमक में गैस्ट्रिक लाइपेज से वहाँ भी बहुत कम डाइजेशन होती है, इडियोडनम में बाइल साल्ट इसको पहले छोटी छोटी पार्ट में इमल्सिफाई कर देता है इसको, उसके बाद यहाँ पे
पैंक्रेटिक लाइपेज का एक्शन होता है, सबसे ज़्यादा डायजेशन वहीं पे होती है। उसके बाद चौथे नंबर पे सक्कस इंटेरिकस जो बनता है इंटेस्टाइनल लाइपेज, उससे फिर डायजेशन होती है, तब वहाँ बनता है फैटी एसिड और प्लस ग्लिसरॉल बनती थी। इसके बाद क्या होता था कि छोटे छोटे मिसेल्स बन करके, मिसेल्स क्या करता है कि फैटी एसिड को अपने साथ अट्रैक्ट करती है। आपको बताया था ऑब्जर्प्शन में ग्लिसरॉल का ऑब्जर्प्शन डायरेक्ट होती है, जो कि फैटी एसिड जो होता है, फैटी एसिड के लिए क्या होता है आपको बताया थे। आपको यहीं से हम लोग को मेटाबॉलिज्म स्टार्ट कर देना है। फैटी एसिड के साथ क्या होता है, जैसे हम बताए थे आपको कि इंटेस्टाइन में, जीआईटी में जो फैट है, फैट जो ट्राइग्लिसराइड है, वो दो पार्ट में ब्रेक होंगे, वो स्टेप बाय स्टेप टूटते थे। पहले ट्राइग्लिसराइड से डाइग्लिसराइड बना था, डाइग्लिसराइड के बाद मोनोग्लिसराइड बने थे, मोनोग्लिसराइड के बाद फिर फैटी एसिड बन गए थे। तो इस तरह से क्या हुआ था कि डाइजेस्टिव सिस्टम में जीआईटी में वहाँ पर जो इंटेस्टाइनल सेल थे, यहाँ से क्या हुई कि जो ग्लिसरॉल थे, वो ग्लिसरॉल बोले थे कि डायरेक्ट ऑब्जर्व हो जाती है। लेकिन फैटी एसिड के साथ क्या होता है कि फैटी एसिड पहले यहाँ पर जो म्यूकस सेल होते हैं, म्यूकस सेल, उसमें पहले ये ऑब्जर्व होता है। पहले म्यूकस सेल में जैसे फैटी एसिड जाता है, क्योंकि अब कैसे जाता है, मिसेल्स बन के जाता है। बाइल साल्ट क्या करता है कि फैटी एसिड को अपने साथ अटैच कर लेता है, क्योंकि मालूम है फैटी एसिड क्या होती है, हाइड्रोफोबिक है, आसानी से तो ऑब्जर्व होने वाला नहीं है ये। और हाइड्रोफोबिक सब्सटेंस तो ऐसे भी जानते हैं कि सारी जगह उसके साथ दिक्कत होती है। डायजेशन में कितने दिक्कत होती है आप उसका देखिए डायजेशन वाले वीडियो में। तो मिसेल्स जो होती है बन करके यहाँ तो ऑब्जर्व तो हो गया, जैसे ही सेल में जाता है, गोल्जी बॉडी क्या करता है, प्रोटीन बनाता है, और ये प्रोटीन इस फैटी एसिड को चारों तरफ से कवर कर लेता है, जिसको हम काइलोमाइक्रोन कहते हैं। ध्यान देना, स्टेप बाय स्टेप, ज्यादा समझना नहीं, ज्यादा इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं रखना है। फैटी एसिड ऑब्जर्व होने के बाद पहला देखिए, ग्लिसरॉल तो डायरेक्ट ऑब्जर्व हो गया, ग्लिसरॉल डायरेक्ट ब्लड में जा चुका है, ग्लिसरॉल बॉडी में जा चुका है। अब फैटी एसिड जब ऑब्जर्व होती है तो यहाँ पर गोल्जी बॉडी क्या करता है कि यह ऊपर से उसके फैटी एसिड को ऊपर से क्या करता है, हाँ पहले सेल में कैसे किया था, बाय पिनोसाइटोसिस के द्वारा। कैसे किया था कि जब यहाँ फैटी एसिड ब्रेक कर गया था, तो फैटी एसिड को बाइल साल्ट अपने साथ अटैच कर लिया है मिसेल्स बना करके, और उसके बाद ये सेल इसको इनगल्फ कर लिया है, पिनोसाइटोसिस कर लिया है, और गोल्जी बॉडी इसको क्या करता है, चारों तरफ से कवर कर लेता है। उसके बाद कवर करते ही क्या होता है, उसका नाम हो जाता है काइलोमाइक्रोन। ये काइलोमाइक्रोन क्या होता है कि यहाँ से लिम्फेटिक वेसल जो होती है, जिसको लैक्टियल भिलाई बोलते हैं, लैक्टियल भिलाई जो होती है, छोटे छोटे भिलाई होते लगे यहाँ पे, लैक्टियल भिलाई क्या करते हैं, इस काइलोमाइक्रोन को अपने साथ अट्रैक्ट कर लेते हैं। और ये लैक्टियल भिलाई के बाद लैक्टियल ग्लैंड में वेसल्स द्वारा होते हुए, और ये चला जाता है लिम्फ वेसल्स में। लैक्टियल भिलाई के बाद काइलोमाइक्रोन लिम्फ वेसल्स में चला जाता है। इसके बाद थोरैसिक वेसल्स में चल जा करके और सीधा वहाँ पर सब क्लेवियन वेन में जाकर ड्रेन हो जाता है। ध्यान दीजिए बराबर से, सब क्लेवियन वेन के बाद ये ब्लड में चला जाता है। अब ब्लड के बाद चला जाता है लीवर में भी जाता है, और बॉडी के और भी ऑर्गन में चले जाते हैं। ये यहाँ तक की बात हमको समझ में आ चुका है। अब चलते हैं आगे की कहानी कि फैटी एसिड के साथ आगे क्या होने वाला है। आगे चलते हैं। अब यही हम लोग चलना है आपको एनाबॉलिज्म के बारे में और मेटाबॉलिज्म के बारे में। अब क्या होता है, ये जो फैटी एसिड होती है, यह जाता है लीवर में भी जाता है, लीवर में भी, और प्लस एडिपोज टिश्यू में। तो पहली बात हम लीवर की करते हैं। लीवर में जाके क्या करता है, तो पहले लीवर में चलेंगे, फिर एडिपोज टिश्यू में चलेंगे, और उसके बाद हम लोग एनाबॉलिज्म के बारे में दूसरी बार चलते हैं। तो फैट का जो एनाबॉलिज्म है, फैट का एनाबॉलिज्म दो जगह होता है, एक लीवर में और दूसरा एडिपोज टिश्यू में। तो याद रखना होगा, हम लोग पहले एनाबॉलिज्म चल रहे हैं अभी। तो फैट का एनाबॉलिज्म दो जगह होता है, लीवर में। लीवर में क्या होता है, पहले लीवर में चलते हैं। लीवर में फैटी एसिड जो होती है, ये बाइंड करता है कंबाइंड या कंजुगेट भी लेंगे, कंजुगेट भी कह सकते हैं, विथ अल्फा बीटा ग्लोबुलिन प्रोटीन, अल्फा बीटा
ग्लोबुलिन प्रोटीन। ये जो फैटी एसिड होती है, ये फैटी एसिड लीवर में जाकर के अल्फा बीटा ग्लोबुलिन प्रोटीन के साथ ये कंबाइन करता है। अगर एक फैटी एसिड के साथ और एक ग्लोबुलिन प्रोटीन अगर बाय द वे अटैच करता है, उसको बोलते हैं VLDL। और ये कंबाइंड करके जो बनता है, इसका नाम होता है कोलेस्टेरॉल। इसका नाम है कोलेस्टेरॉल। इसका दूसरा नाम है लाइपोप्रोटीन। यानी कि यह लीवर में जाकर के फैटी एसिड जो होता है ग्लोबुलिन से रिएक्शन करके और 3 तरह का कोलेस्ट्रॉल बनता है। याद रखिएगा 3 टाइप्स का कोलेस्ट्रॉल बनेगा। एक बनेगा VLDL कोलेस्ट्रॉल। अब एक फैटी एसिड के साथ 2 ग्लोबुलिन प्रोटीन अगर मिलेंगे, तब बन जाएंगे यहाँ पर LDL कोलेस्ट्रॉल। अब यहाँ पर एक फैटी एसिड के साथ अगर 3 प्रोटीन मिलेंगे यहाँ पर, तो बन जाएंगे HDL हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन कोलेस्ट्रॉल। 3 तरह का कोलेस्ट्रॉल बनेगा। ये काम होगी लीवर में। ये पहला काम हुआ कि 3 तरह का कोलेस्ट्रॉल बनेगा। और यह कोलेस्ट्रॉल जो होती है, इसको बोलते हैं फैट और फैट सब्सटेंस व्हीकल। इसका काम होता है कि फैट और फैट सब्सटेंस के व्हीकल का काम करता है। पहला काम याद रखिएगा कि कोलेस्ट्रॉल का पहला फंक्शन होता है कि यह व्हीकल का काम करता है। फैटी एसिड, ग्लिसरॉल प्लस अदर फैट सब्सटेंस को, जैसे स्टेरॉइड सब्सटेंस हुआ, किसी भी फैट सब्सटेंस को, फैट लाइक सब्सटेंस को, फैट सॉल्युबल विटामिन को, सभी को ये कैरी करता है हमारे बॉडी में। तो कोलेस्ट्रॉल का पहला फंक्शन है कि फैट और फैट सॉल्युबल सब्सटेंस को कैरी करता है बॉडी में। कोलेस्ट्रॉल का दूसरा फंक्शन है कि यह स्टेरॉइड हार्मोन, टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन का सिंथेसिस करता है। तीसरा फंक्शन कोलेस्ट्रॉल का, यह कोलेस्ट्रॉल विटामिन डी का सिंथेसिस स्किन पर जाके करता है। तो याद रखेंगे हम लोग 3 बातें कोलेस्ट्रॉल के साथ जो याद रखना है। यह तीनों हम लोग का व्हीकल काम करता है। जैसे इसके बारे में देखेंगे हम लोग कि व्हीकल जो करता है ये, तो VLDL क्या करता है कि किसी भी इसका हम कोलेस्ट्रॉल वाले वीडियो में बता देंगे। इसको हम उसमें डिटेल चलेंगे, क्योंकि अभी हम लोग का सिर्फ मेटाबॉलिज्म को जल्दी खत्म करना है ना। लेकिन शॉर्ट में इतना याद रखना है कि किसी भी सब्सटेंस को बॉडी में कैरी करते रहता है ये, है ना। ज़्यादातर कोशिश ये करता है कि ये लीवर से बहुत सारे फैट को बॉडी तक LDL एंड VLDL कोलेस्ट्रॉल लीवर से बॉडी के पेरिफेरल ऑर्गन तक लेके कैरी करता है और बाहर से लीवर तक लाने का काम करता है HDL कोलेस्ट्रॉल। HDL कोलेस्ट्रॉल इस करता क्या है कि बॉडी में जितने भी खराब फैट होते हैं, उस खराब फैट को लीवर में ला करके और कैटाबॉलिज्म कराता है। यह मेरा HDL का काम होता है। और LDL का काम होता है कि जितने भी अच्छा से लेकर खराब फैट तक सारे फैट को बॉडी में लेके जाता है। इसलिए ये बॉडी के लिए हार्मफुल होता है। LDL और VLDL कोलेस्ट्रॉल हमारे बॉडी के लिए हार्मफुल होता है, लेकिन HDL कोलेस्ट्रॉल हमारे बॉडी के लिए बेनिफिशियल होता है, क्योंकि ये क्या करता है कि पेरिफेरल से जितने भी खराब फैट होते हैं उसको लीवर तक ला करके उसको ऑक्सीडाइज कराता है। एक तो हुआ यहाँ पर मेरा एनाबॉलिज्म। दूसरा हम लोग चल रहे हैं एनाबॉलिज्म एडिपोज टिश्यू में। एडिपोज टिश्यू में क्या करता है एडिपोज टिश्यू में क्या करता है कि 3 फैटी एसिड को और प्लस 3 फैटी एसिड प्लस 1 ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल को वो कंबाइन करके और बनवा देता है क्या, वहाँ पर ट्राइग्लिसराइड बना करके और स्टोर कर देता है। वहाँ पर जरूरत पड़ने पर, जब भी जरूरत पड़ता है, जब हमारे बॉडी में ऐसा स्टोर हो जाता है एडिपोज टिश्यू में फैट, और जब भी हम लोग को बॉडी की जरूरत पड़ती है स्टार्वेशन में या फिर और किसी कंडीशन में जब भी जरूरत पड़ता है, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि यहाँ पर एडिपोज टिश्यू से क्या निकलता है, एक एंजाइम निकलता है। उसका नाम है ट्राइग्लिसराइड लाइपेज। इसका नाम होता है ट्राइग्लिसराइड लाइपेज बोलते हैं, जो कि एडिपोज टिश्यू से बनता है।
और फिर उसको फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल में कन्वर्ट कर देता है। अब ये फैटी एसिड ग्लिसरॉल जो होता है ये काम भी एनाबॉलिज्म का काम करता है। कहाँ पे? इस प्रोसेस को बोलते हैं लाइपोलाइसिस कहते हैं। जब ट्राइग्लिसराइड जब फैटी एसिड ग्लिसरॉल में टूटता है तो उसको हम लोग लाइपोलाइसिस के नाम से जानते हैं, इसको लाइपोलाइसिस बोलते हैं। ये था मेरा एनाबॉलिज्म जो कि यहाँ पर एनाबॉलिज्म का काम करता है। अब हम लोग बात चलते हैं आगे। एक एनाबॉलिज्म और भी होती है जो कि डायरेक्ट फैट से तो नहीं होती है, वो लाइपोजेनेसिस कहते हैं। एक्स्ट्रा कार्बोहाइड्रेट कन्वर्ट इनटू लिपिड इन लीवर एंड एडिपोज टिश्यू। क्या होता है? उसको हम लोग लाइपोजेनेसिस बोलते हैं। वह है एनाबॉलिज्म का एक पार्ट होता है। उसमें लिख सकते हो आप, मतलब बुक में लिखना होगा, तीसरे नंबर पर लिख सकते हैं आप कि एक्स्ट्रा ग्लूकोज कन्वर्ट इनटू फैटी एसिड इन लीवर एंड एडिपोज टिश्यू। ये 3 तरह का याद रखना है, एनाबॉलिज्म याद रखना है। एक लीवर में जो कोलेस्ट्रॉल बना था, दूसरा एडिपोज टिश्यू में जो ट्राइग्लिसराइड बनता है, और तीसरा नंबर पे लाइपोजेनेसिस जो कि लीवर और एडिपोज टिश्यू दोनों में एक्सेस कार्बोहाइड्रेट के खाने से होता है। अब आते हैं बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट पॉइंट आते हैं केटाबॉलिज्म पे। केटाबॉलिज्म में क्या होती है? केटाबॉलिज्म में 2 बातें देखने को मिलती है। एक है कोलेस्ट्रॉल का केटाबॉलिज्म और एक होता है फैटी एसिड का केटाबॉलिज्म। तो फैटी एसिड का जो कोलेस्ट्रॉल का जो केटाबॉलिज्म होती है, याद रखिए कोलेस्ट्रॉल का जो केटाबॉलिज्म है यह सिर्फ लीवर में होती है। यह कोलेस्ट्रॉल जो होती है, याद रखेंगे, क्योंकि हम लोग के बॉडी में 2 तरह का फैट मिला। एक मिला मेटाबॉलिक फैट, कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं, दूसरा स्टोर फैट, ट्राइग्लिसराइड कहते हैं। याद रखिएगा 2 तरह का फैट हुआ, एक मेटाबॉलिक फैट जिसको कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं, और एक बोले हम लोग स्टोर फैट जिसको हम क्या बोले, ट्राइग्लिसराइड बोलते हैं। तो कोलेस्ट्रॉल जो होता है, कोलेस्ट्रॉल जो होती है यह क्या होता है, यह ऑक्सीडेशन हो जाता है इसका लीवर में, और कोलेस्ट्रॉल लीवर में ऑक्सीडाइज होकर के और बन जाता है कॉलिक एसिड बनता है। और बहुत सारे रिएक्शन के बाद तब ये कॉलिक एसिड जो होती है वह आप पढ़ेंगे आप उसमें कि ग्लाइकोकोलेट एंड टोरोकोलेट, यानी ग्लाइकोलिक एसिड और प्लस टोरोकोलिक एसिड बनता है। और उसके बाद जो होती है जैसे ग्लाइसिन से रिएक्शन करके बनता है ग्लाइकोलिक एसिड, टोरिस रिएक्शन करके बनता है टोरोकोलिक एसिड, फिर सोडियम पोटासियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन करके तब बनता है सोडियम पोटासियम ग्लाइकोकोलेट और सोडियम पोटासियम टोरोकोलेट। याद कीजिएगा, बहुत लंबा रिएक्शन होती है इसमें। तो कॉलिक एसिड जो होती है वो कई स्टेप रिएक्शन के बाद क्या बन जाता है, बाइल साल्ट बन जाता है। और ये बाइल साल्ट जो होता है बाइल से निकाल करके और पास कर जाता है। यानी एक केटाबॉलिज्म आपको ये लिखना होगा। इसमें आप जोड़ सकते हो, क्या क्या जोड़ सकते हो, कोलेस्ट्रॉल ऑक्सीडाइज जो कोलिक एसिड बना, कोलिक एसिड ग्लाइसिन से रिएक्शन करके टॉरिन से रिएक्शन करके ग्लाइकोकोलिक एसिड टोरोकोलिक एसिड बना, फिर वो सोडियम पोटासियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन कर करके सोडियम पोटासियम टोरोकोलेट और ग्लाइकोलेट बनता है। उसके बाद ये फिर बाइल साल्ट बनता है, बाइल साल्ट बनकर निकल जाता है। ये हो गया। अगला जो एक बन जाता है ग्लिसरॉल। ग्लिसरॉल का जो ऑक्सीडेशन होता है ये डायरेक्ट चला जाता है सेल में, और सेल में जा करके और वहां पर डायरेक्ट बन जाता है 3 हाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट या 3-फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड। 3-फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड बन जाता है, 3-फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड। और ये चला जाता है, ये जा करके क्या बन जाता है, फिर ये आगे चल करके पायरुविक एसिड बनता है, और फिर ये क्रेब्स साइकिल में चला जाता है। ये जो होता है डायरेक्ट, मतलब कि एक ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल जो होती है, एक ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल से एक क्रेब्स साइकिल होता है, याद रखना है। एक ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल से एक क्रेब्स साइकिल होता है, और इससे जो होता है लगभग 14 एटीपी का फॉर्मेशन हो जाता है। यह है मेरा ग्लिसरॉल का कैटाबॉलिज्म। और अब बच गया फैटी एसिड का। तो फैटी एसिड जो होती है इसका बीटा ऑक्सीडेशन होती है। अब बीटा ऑक्सीडेशन जो होती है फैटी एसिड का ये जो होती है, यह हमारे याद रखना है कि फैटी एसिड हमारे बॉडी में 2 जगह ऑक्सीडाइज नहीं होता है, एक ब्रेन में और एक दूसरा आरबीसी में। तो ब्रेन और आरबीसी में फैटी एसिड का ऑक्सीडेशन नहीं होती है, बाकी इसको छोड़ करके बॉडी के किसी भी सेल में हो सकता है। लेकिन कॉमनेस जो होती है वो कहाँ पे होती है, सबसे कॉमन एसए नोड और एबी नोड में होती है। लेकिन याद रखना है कि ब्रेन से आरबीसी में यह नहीं होती है। और वहाँ पर होता क्या है, कॉमनेस बात बता देते हैं
ये फैटी एसिड सेल में जा करके और ये टूट जाता है मेनी एसिटाइल कोएंजाइम ए में। इसका भी थोड़ा लंबा रिएक्शन होती है, लेकिन हम लोग सिर्फ मेटाबॉलिज्म की बात करें तो शॉर्टकट में चल रहे थे हम लोग। एसिटाइल कोएंजाइम में फिर ये चल करके बहुत सारे बनते हैं, लगभग 10 से 12 एसिटाइल कोएंजाइम बनते हैं एक फैटी एसिड से। और उसके बाद यहाँ पर क्रेब्स साइकिल होते हैं, लास्ट में एटीपी बनता है प्लस CO2 प्लस H2O, और किसी किसी में एसीटोन भी बनता है, एसीटोन यानी एसीटोन ही बन जाता है। इस तरह से याद रखना है, फैटी एसिड सेल में जा करके CO2 H2O ATP बनता है, और प्लस कहीं कहीं सेल में जाकर के एसीटोन भी बनता है, और इस तरह से ये फिर हमारे बॉडी से एस्किटो के बाहर निकल जाता है। ये था मेरा कैटाबोलिज्म, यानी कि हम समझ गए, हम लोग को पूरे फैट में फैट का एनाबोलिज्म भी समझ गए और फैट का कैटाबोलिज्म भी समझ गए। यही था मेरा फैट का लिपिड का मेटाबॉलिज्म। ऐसी तरह से हम लोग इसको स्टेप बाय स्टेप हम लोग एग्जामिनेशन में लिख लेंगे। ये था मेरा फैट का। बाकी बातें हम लोग फिर चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स।